नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका बिहार के बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। एक तरफ लालू यादव अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव की शादी में करा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के संसद में उन पर लल्लन सिंह हमलावर रहे थे। और कल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर से सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव पर खूब तंज कसा है। और लल्लन सिंह ने कहा कि संशोधन विधेयक पर चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं थी। उच्चतम न्यायालय ने विनीत नारायण मामले में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 2 साल तय कर दिया था और विस्तृत गाइडलाइन भी जारी कर दिया था और सरकार ने उससे बढ़ाकर 5 साल कर दिया। और इस पर चर्चा क्या हो सकती है? लल्लन सिंह ने कहा कि जब स्वतंत्र जांच होती है तो जो पकड़ाते हैं वो कहते हैं कि प्रभावित है और हमारे बिहार में भी हुआ है। और चर्चित चारा घोटाले में 99% दोष सिद्धि की दर है और इसके एक आरोपी थे। जब वो जेल चले गए तो गेस्ट हाउस को ही जेल बना लिया और उच्चतम न्यायालय ने 12 घंटे में जेल जाने को कहा था तो तत्कालीन गृह सचिव राजकुमार बाबू ने उन्हें 8 घंटे में ही जेल में शिफ्ट कर दिया। इसलिए हम इस संशोधन बिल पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई किसी को फंसाता है तो न्यायालय है और वहां कोई भी जा सकता है। बिना साक्ष्य के कोई किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता और ईडी तो बिना साक्ष्य के किसी को गिरफ्तार करती ही नहीं और वो विस्तृत जांच करती है। और इसलिए मुझे लगता है कि लोग अपनी पीड़ा को इस संशोधन में उजागर कर रहे हैं। और दोनों निदेशकों के कार्यकाल पर बोलते हुए लल्लन सिंह ने कहा कि सरकार ये नहीं कही है कि कार्यकाल सीधे 5 साल तक चलेगा। सरकार ने कहा है कि एक साल में आपके कार्य की समीक्षा होगी। अगर आप सही ढंग से काम कर रहे हैं तो हर 1 साल के बाद 1 साल की बढ़ोतरी मिलेगी। इसलिए मुझे लगता है कि इस विधेयक में बहस की कोई खास गुंजाइश नहीं। इसलिए मैं इसे दोनों विधेयक का भरपूर समर्थन करता हूं। ओमिक्रॉन के दहशत के बीच बिहार में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली और राज्य में गुरुवार को 17 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए और इनमें 14 केस पटना जिले से हैं। और वहीं आपको बता दें कि किस दिन बाद इतने सारे मामले आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ गई है और अब राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। और दिसंबर के 9 दिनों में कोरोना संक्रमित होने वालों की संख्या भी 54 हो गई, जिससे खतरा बढ़ता जा रहा है। बेगूसराय, गया और नालंदा में भी एक पॉजिटिव मामला सामने आया और अब पटना में 35 एक्टिव मामले हो गए। और स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक राज्य में कुल 7,26,276 लोग कोरोना संक्रमित हुए और इसमें 7,14,136 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव हो गई है और 12,090 लोगों की जान संक्रमण से चली गई। और वहीं आपको बता दें कि राजधानी में 18 नवंबर को 16 संक्रमित मिले थे और राज्य में कोरोना का खतरा तेजी से बढ़ रहा है और इसमें पटना सबसे आगे और पटना में लगातार संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे और नवंबर में छठ पर्व होने के बाद भी थोड़ी राहत रही, लेकिन दिसंबर में आंकड़ा तेजी से बढ़ गया और अब पटना में अब तक 1,47,109 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, जिसमें से 1,44,290 लोग स्वस्थ हुए और 2,784 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई। खतरा बढ़ रहा है, इसी कारण से पटना में पाबंदियां भी बढ़ सकती है और बीते 24 घंटे में 1,63,136 लोगों की कोरोना जांच कराई गई और एक दिन पहले 1,66,837 लोगों की जांच भी हुई थी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सुरक्षा को लेकर अब जांच बढ़ाई जाएगी और बढ़ते मामलों को लेकर सुरक्षा का भी अलर्ट है और जांच की संख्या बढ़ाने के साथ वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया जा रहा है और संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए सोशल डिस्टेंस और मास्क के नियम को लेकर निगरानी भी बढ़ाई जा रही है। बिहार में वैक्सीनेशन का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है और कहीं वैक्सीनेशन का इंतजार है तो कहीं मृत लोगों को टीका लगाकर कोटा पूरा किया जा रहा है और वैक्सीनेशन का नंबर बढ़ाने को लेकर चल रहे खेल में सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है और योगी आदित्यनाथ से लेकर कई वीआईपी के नाम पर फर्जी वैक्सीनेशन के बाद अब एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया। नोएडा में स्लॉट का इंतजार कर रहे अंकित को बिहार के अररिया में दूसरी डोज दे दी गई है
और इस फर्जीवाड़े के बाद अब अंकित की दूसरी डोज फंस गई है। और 22 साल के अंकित कुमार बेतिया पश्चिमी चंपारण के पतिलार के रहने वाले और वो नोएडा के राइटर्स कम्युनिटी के फाउंडर भी हैं। और अंकित ने बताया कि उन्होंने पहली डोज बिहार में ही ली थी और अंकित के मुताबिक पहली डोज पश्चिमी चंपारण बगा में लिया था। और अंकित का कहना है कि पहली डोज लेने के 84 दिन बाद दूसरी डोज लेनी थी, लेकिन उन्हें स्लॉट नहीं मिल रहा था। और अंकित का कहना है कि वो नोएडा में अपने एरिया में लगातार स्लॉट सर्च कर रहे थे, जिससे वो वैक्सीन की दूसरी डोज ले सके। अंकित के पास 7 दिसंबर को सुबह मैसेज आता है और मैसेज मिलने के बाद जब अंकित ने सर्टिफिकेट डाउनलोड किया तो चौंक गए। और अरेरिया के पैक टोला 2 अरेरिया में वैक्सीन किट दी गई है और प्रमाण पत्र में किरण कुमारी का नाम वैक्सीनेटर के रूप में दर्ज है। और अंकित को कोविशील्ड वैक्सीन दी गई। और अंकित का कहना है कि अब वो परेशान है कि उन्हें कैसे दूसरी डोज लगेगी और अब तो सॉफ्टवेयर उनके नाम से वैक्सीन का नंबर ही नहीं लेगा। और वो इस घटना से काफी परेशान भी है और सोशल मीडिया के माध्यम से और ईमेल के जरिए वो स्वास्थ्य विभाग को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। और कोरोना की संभावित तीसरी लहर का खतरा है और वो वैक्सीन के लिए परेशान है और अब तक स्वास्थ्य विभाग इस पर कोई सफाई नहीं दे पाया। और ऐसे मामले में सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कोविन पोर्टल को लेकर बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे थे, लेकिन इसमें भी फर्जीवाड़ा सामने आ गया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुरुवार को रेचल के साथ परिणय सूत्र में बन गए और दिल्ली के साकेत स्थित मीसा भारती के सैनिक फार्म हाउस पर विवाह समारोह संपन्न हुआ है। और पहले दोनों की सगाई हुई और उसके बाद परिवार के समक्ष तेजस्वी रेचल ने अग्नि के 7 फेरे लिए। और कार्यक्रम में पिता लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी, बहन मीसा भारती, भाई तेज प्रताप यादव और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी पत्नी डिंपल के साथ शामिल हुए। और तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी रेचल बचपन के दोस्त हैं और करीब 7 साल पहले दोनों एक दूसरे के करीब आए। और रेचल चंडीगढ़ के व्यवसायी की बेटी और हरियाणा की रहने वाली। और शादी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं और कहा तो यहां तक जा रहा है कि लालू यादव खुद इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। शायद इसी वजह से उन्होंने अपने कई करीबियों को भी शादी में शरीक होने का न्योता तक नहीं दिया था। और शादी इतनी गोपनीय तरीके से हुई कि बुधवार तक किसी को इसकी खबर तक नहीं थी। हालांकि इस बात की भी चर्चा है कि लालू की बहू हिंदू नहीं है, इसलिए वो नाराज थे। और बुधवार को बहन रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर लिखा था कि भाई के सिर पर सहरा है, सजने वाला, खुशियों से गुलजार घर का आंगन है, होने वाला है। और रोहिणी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई। हालांकि उन्होंने ट्वीट कर तेजस्वी रेचल को बधाई जरूर दी। और तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी रेचल की दोस्ती बचपन की थी और दोनों साथ में डीपीएस आर के पुरम में पढ़ते थे और वहीं 2014 से करीब आ गए थे और दोस्ती प्यार में बदली और गुरुवार को दोनों एक दूसरे के हो गए। और तेजस्वी लालू राबड़ी की सबसे छोटी संतान है, इसलिए दुलारे भी हैं। और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उन्हें माता पिता को शादी के लिए मनाने में काफी समय लग गया। विदेश यात्रा से पटना आए 5 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और इसमें 2 सिंगापुर और 3 नेपाल से आए हैं। और एक साथ 5 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सैंपल कलेक्शन के साथ अब जीनोम सीक्वेंसिंग की तैयारी भी चल रही है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की जांच की तैयारी की जा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी का कहना है कि जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है और पटना में विदेश से आने वाले ही चुनौती बन रहे। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सूत्रों की माने तो गुरुवार को 5 ऐसे लोगों की रिपोर्ट आई है जो विदेश यात्रा से पटना आए हैं। और वहीं सूत्रों का कहना है कि इसमें 2 सिंगापुर से और पटना आए और 3 नेपाल से भी पटना ही आए हैं। और कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग लगातार बैठक भी कर रहा है। ऐसे में लोगों को ट्रेस करने के साथ उनके संपर्क में आए लोगों की भी जांच कराई जा रही। पटना में दुबई से आने वाले 2 लोगों की रिपोर्ट पहले ही पॉजिटिव आई है और अब तक उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी नहीं हो पाई। और अब गुरुवार को 5 अन्य लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसमें सिंगापुर से आने वालों के साथ नेपाल से आए लोग भी शामिल हैं। और वहीं सूत्रों की माने तो स्वास्थ्य विभाग में विदेश से आए लोगों की रिपोर्ट आने के बाद हड़कंप मचा हुआ और ऐसे लोगों की पूरी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के साथ ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। और सिविल सर्जन पटना डॉक्टर विभा कुमारी का कहना है कि सुरक्षा को लेकर अलर्ट है
और उनका कहना यह भी है कि अभी सूची नहीं मिली है और सूची मिलने के बाद संपर्क में आए लोगों की लिस्ट बनाकर जांच भी कराई जाएगी। भोजपुर के शाहपुर प्रखंड के जोवा बेलवानी पंचायत की नवनिर्वाचित मुखिया से प्रत्याशी कमलावती देवी के घर पुलिस ने छापा मारा है और पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पंचायत चुनाव के दौरान मुखिया पति से पूर्व मुखिया हरेराम सिंह और उनके समर्थकों द्वारा अपने पंचायत में शराब बांट रहे और पिला भी रहे। और इसी बीच पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर स्पेशल टीम ने मुखिया के घर में छापेमारी की और छापेमारी में करीब 3 से 4 घंटे तक चली और छापेमारी के दौरान 2 सेमी ऑटोमेटिक राइफल, 2 पिस्टल, 100 से ज्यादा जिंदा कारतूस और 40 बोतल विदेशी शराब की बोतलें बरामद की गई और कुछ शराब की बोतलें खुली हुई थी। और मामले में पूर्व मुखिया हरेराम सिंह के भाई संजय सिंह समेत 5 को मौके से गिरफ्तार किया गया। संजय सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत है और जगदीशपुर एसडीपीओ श्याम रंजन किशोर ने बताया कि पुलिस को मुखिया के खिलाफ गुप्त सूचना मिली थी और बरामद हथियारों के कागजात उन लोगों के द्वारा नहीं दिखाए गए और आखिर इतने हथियार और गोलियां किस लिए रखी गई थी, इसकी भी जांच की जा रही। और वहीं आपको बता दें कि इलाके में पंचायत चुनाव के 11वें चरण के लिए 12 दिसंबर को वोटिंग भी होनी है। चौक थाना क्षेत्र के पटना साहिब स्टेशन के पास गुरुवार की शाम एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई और घटना शाम 7:30 बजे के आसपास की बताई जा रही और घटना की सूचना मिलने के बाद चौक थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और जिस जगह की ये घटना है वहां सब्जी बाजार है। घटनास्थल के सामने ही जीआरपी बैरक है और इस भीड़ भाड़ वाली जगह पर अपराधी घटना को अंजाम देकर आसानी से चलते बने। घटना की सूचना पर पहुंचे पटना सिटी एसडीपीओ अमित शरण ने बताया कि मरने वाले युवक के पॉकेट से राइफल की 3 गोलियां मिली और युवक को 2 गोली मारी गई जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम किशन उर्फ बरकू है और आलमगंज के तुलसी मंडी का रहने वाला है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पटना सिटी में लगातार बढ़ते अपराध से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ और चौक थाना क्षेत्र और माल सलामी थाना क्षेत्र दोनों सटे हुए हैं और दोनों थानों को मिलाकर 14 दिनों के अंदर 3 हत्याएं हो चुकी हैं। पहली 1 दिसंबर को व्यवसाय को गोली मारकर 5 लाख रुपए लूट लिए गए थे और 27 नवंबर को चौक थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक रविंदर के घर में घुसकर हत्या कर दी गई और तीसरी 28 नवंबर को माल सलामी थाना क्षेत्र में गोलू नाम के एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस इन घटनाओं में अपराधियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है।